YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस के साथ आपको लाइव क्लासेस करते हैं। उसकी रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग को YouTube पर मिलती है, जो कि आज 19 तारीख की डेट में आपको पढ़ाने वाले हैं हम लोग। क्या जो कल शाम को चला था आइडियलिज्म, जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट पेपर में भी आता है, सब्जेक्ट में भी आता है, हर जगह कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा दर्शन पढ़ा? आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद जिसको वेस्टर्न फिलोसफी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडियलिज्म। ठीक, आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो आइडियलिज्म के फाउंडर कौन थे, फादर कौन थे, हम लोगों ने डिस्कस जब किया था कल, तो क्या नाम बताया था उनका? प्लेटो का। प्लेटो प्लेटो का प्लेटो का आता है। ठीक है, जब प्लेटो का आता है तो प्लेटो के साथ साथ इसमें और क्या चीजें थी? प्लेटो की बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था द रिपब्लिका। ठीक है, द रिपब्लिका है। अब द रिपब्लिका में इन्होंने द रिपब्लिका में एक वर्ड था द थ्योरी ऑफ आइडियाज। थ्योरी ऑफ आइडियाज से इसका ये बना है आपका, किससे बना है? थ्योरी ऑफ आइडियाज से बना है ये आपका, ये पूरी की पूरी। और कल हम लोगों ने इसमें बताया था क्या? इसमें कल हमने बताया था कि ये जो है दो वर्ड होते हैं उसकी। तो सबसे पहले आज हम लोग इसकी जो बात करेंगे, यहाँ तक जो बातें थी, अब यहाँ से मेटाफिजिक्स से बातें करेंगे हम लोग। किससे? मेटाफिजिक्स से आज बात करेंगे। कल हमने इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था। ठीक, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मेटाफिजिक्स से पहले इसमें देखिए, जो कुछ भी चीजें छूट गई थी उन सब चीजों के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए आदर्शवाद, या कहा जाए कि वेस्टर्न फिलोसफी कुल मिला के सेंस ऑर्गन्स पर ही डिपेंडेंट रहती है। सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जो उनको फील होता है, जो महसूस होता है, उसी चीज को वो सही मानते हैं। और चीजें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको रखा गया है? विचारों को। किसको करा रखा गया है? कि विचार सबसे श्रेष्ठ होते हैं, विचार ही अंतिम सत्य, विचार को ही अंतिम सत्ता मानी है। जब विचार को ही अंतिम सत्ता ये मानते हैं, तो ये कहते हैं कि जब विचार को मानते हैं तो कुल मिलाकर जब इसके मेटाफिजिक्स की बात करेंगे, तो मेटाफिजिक्स से पहले थोड़ी सी और इसमें देख लेते कि और इसमें क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं निकालने के लिए। तो इसमें और हम लोगों ने कल क्या निकाला था? इसमें इसमें निकाला था कि ट्रू ब्यूटी की बात करी थी हम लोगों ने। बात करी थी नहीं करी थी? ट्रूथ ब्यूटी की। नहीं कल नहीं किया था। ठीक, ट्रूथ ब्यूटी की बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, कल ट्रूथ ब्यूटी की बात बताई थी। और मैंने क्या बताया? एब्सोल्यूट वैल्यू की भी यहां बात हुई थी। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं यहां पर। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ और इसमें की पॉइंट्स क्या बन सकता है इसमें? और माइंड ओवर मैटर की बात करी है। क्या बोला इन्होंने? माइंड ओवर मैटर। ठीक है, माइंड जो है मैटर पदार्थ से उच्च माना गया है यहाँ पे। और एक चीज हमने क्या हम लोगों ने कल बात की थी? सेल्फ रियलाइजेशन बात की थी ना? करी थी बात की नहीं करी थी? सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन की बात हम लोगों ने करी थी, इतनी बात करी थी हम लोगों ने कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग को क्लियर है। बताओ सभी को यहाँ पर जितने लोग हैं। सर ट्रूथ ब्यूटी का एक बार और बता दीजिए। वास्तविक सत्ता की बात करते हैं। ट्रूथ ब्यूटी का मतलब जो वास्तविक है, आज विचारों के द्वारा। इन्होंने क्या बोला था? आध्यात्मिकता के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन की, मतलब सेल्फ आत्मानुभूति करना। आज किसके द्वारा? आध्यात्मिकता के द्वारा आत्मानुभूति करने की बात जो बोलते हैं। तो जब आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो आपको ट्रू ब्यूटी के बारे में आपको पता चल जाता है कि इसकी वास्तविकता क्या है। यहाँ पर ये बातें बताई थी इन्होंने। ओके सर। ठीक, अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इसके थिंकर्स भी जो है मेटाफिजिक्स में आएंगे। कि क्या आएंगे? थिंकर्स की बात करेंगे, तो थिंकर्स इनके मेटाफिजिक्स में आएंगे, जो कि मैंने बोला है कि एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें केवल थिंकर्स की बात लेंगे। जैसे आइडियलिज्म अभी चल रहा है, तो आइडियलिज्म के जितने भी थिंकर मेरे पास होंगे वो सब इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, तो थिंकर्स की बात हम लोग आगे चल के करेंगे। यहाँ पर थिंकर्स को हम लोग यहाँ थोड़ा सा साइड में करेंगे। अब सबसे पहले जब कभी
मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स में मैंने बताया था कि दो तरीकों के जब कभी कोई भी फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ने से पढ़ते समय हम लोग को 3 क्षेत्र पढ़ने पड़ते हैं, 3 इनके फील्ड होते हैं, जैसे मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया और एक्सियोलॉजी और एथिक्स हो गया। तो इसमें सबसे पहले मेटाफिजिक्स में जब हम बात करेंगे, ये वर्ड की बात करेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार का ये वर्ड मानते हैं। अब संसार कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से 2 ही संसार को मानते हैं। कौन सा? एक फिजिकल वर्ड है, ठीक, एक फिजिकल वर्ड है और दूसरा कौन है आपका? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ड है। ये 2 वर्ड होते हैं आपके। और जब ये 2 वर्ड होते हैं, इन दोनों में ये इन्होंने पूछा कि भाई किसको मानते हो आप? मेटाफिजिक्स वालों से पूछा, सॉरी आइडियलिज्म वालों से मेटाफिजिक्स ने बोला कि आप बताओ कि आप इन दोनों में किसको मानोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं इसको मानूंगा और इसको कम मानूंगा थोड़ा सा। मतलब इन्होंने इसको नकारा नहीं है, बल्कि भौतिक संसार के अपेक्षा आध्यात्मिक संसार को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। कहते कि कह रहे हैं कि ही फिजिकल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सम ग्रेट स्पिरिट बिहाइंड इट। मतलब इन्होंने बोला है कि वह भौतिक संसार जिसके पीछे किसी महान आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। मतलब कह रहा है कि यह संसार, इस संसार के पीछे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह जो आध्यात्मिक संसार है, उसका ज्ञान करना ही हमें आदर्शवाद के अंतर्गत हम करेंगे इन सब चीजों का। तो इन्होंने कहा कि, तो इन्होंने इनसे मेटाफिजिक्स वालों ने आदर्शवाद से पूछा कि भाई जब तुम इसको कम बता रहे हो तो इसके बारे में कुछ बताओ तो कि इसको क्यों कम मान रहे हो? तो इन्होंने बताया कि जो फिजिकल, कह रहा है कि द फिजिकल वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेबल एंड चेंजेबल। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, भौतिक संसार जो होता है, वो नाशवान है। मतलब उसकी सत्ता कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाली है और निरंतर परिवर्तनशील है। जब ये खत्म भी हो सकती है, परिवर्तनशील भी है, तो इसको नहीं मानेंगे। आदर्शवाद वाले कहते हैं जिसमें स्थायित्व हो, जो स्थिर हो, उसको ही हम सच मानेंगे, क्योंकि सच जो है कभी गुम होता ही नहीं या बदलता ही नहीं। सच तो सच ही रहता है। हाँ, झूठ जो है अपने आप में परिवर्तन करता रहता है, दिन ब दिन परिवर्तन करता रहता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है, क्या बोला कि द फिजिकल वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेबल एंड चेंजेबल की बात करता है। इतनी पॉइंट्स बात करता है। क्लियर यहाँ पर इतने पॉइंट? बताओ जी सर। सर ये क्या बोला था? द फिजिकल वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेबल। हाँ, इन्होंने बोला है कि नाशवान। क्या बोला है? नाशवान। मतलब जो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो जाए उसको मानते हैं। और परिवर्तनशीलता को, जिसको हम चेंजेबल बोलते हैं, बदलता रहे। हाँ, परिवर्तन शीलता। तो याद रखिए ये दोनों वर्ड जो है किसके लिए यूज करेंगे? ये जो है आइडियलिज्म ने फिजिकल वर्ल्ड के लिए बताया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भौतिक संसार के पीछे की जो आत्मा जो है अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। तो इन्होंने भाई जब इसको बताया तो इसके जस्ट अपोजिट में बताया ना, कह रहे कि द स्पिरिट बिहाइंड फिजिकल वर्ल्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेबल एंड अनचेंजेबल, ठीक है, इनडिस्ट्रीब्यूटेबल ब्यूटेबल एंड अनचेंजेबल, ठीक, अनचेंजेबल। इतनी चीजें ये बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट? इतने पॉइंट बताओ दोनों के बारे में। हेलो, दोनों पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ सर जी सर। उसकी हिंदी क्या होगी? किसकी? सर स्पिरिचुअल में। स्पिरिचुअल को बोलते आध्यात्मिक। नहीं सर, इसका ये जो नाशवान ना हो, अविनाशी ना हो, जो अविनाशी हो, अविनाशी, ठीक, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो होता है। अब इन्होंने बताया कि चलो आपकी बात, मेटाफिजिक्स वालों ने बोला कि हाँ अब आदर्शवाद की बात अब सही है, अब ये अपने तरीके से कहानी बताएंगे। तो अब आदर्शवाद वाले इसी को आधार बना के अपनी पूरी की पूरी कहानी बताएंगे यहाँ पे।
अब देखो इनकी कहानी क्या है। सबसे पहले पॉइंट में देखो क्या बोलते हैं। पहले पॉइंट में ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड जो है आत्मा में मौजूद है, ये आत्मा में ही है। ये पूरे संसार को हम ढूंढते हैं ना, कहीं इधर जाते कहीं उधर जाते, हर जगह घूमते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जितनी भी चीजें आप घूम रहे हो ना, ये सब व्यर्थ हैं, आपके अंदर ही पूरा का पूरा संसार समाहित है। तो बोलते हैं द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट। क्या बोलते हैं? द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट, ब्रह्मांड जो है आत्मा में ही मौजूद है। फिर बोलते हैं इन्होंने विचार की सत्ता को मानी है, तो बोलते हैं द आइडिया इज रियल। क्या बोलते हैं? द आइडिया इज रियल। ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा ये बोलते हैं कि मनुष्य सृष्टि के केंद्र में है, मतलब मानव जो है सृष्टि के केंद्र में है। तो इन्होंने बोला कि उससे पहले इन्होंने एक लाइन बताई कि परमेश्वर सभी ज्ञान का स्रोत है। कौन है? परमेश्वर। मतलब इन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना है। इन्होंने बोला है गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब ऑल नॉलेज की बात ये करते हैं। ठीक। ऑल नॉलेज का सोर्स किसको मानते हैं? ये गॉड को मानते हैं। ठीक, कि भगवान के द्वारा ही पूरा ज्ञान हमें मिलता है। जब पूरा ज्ञान इनको मिलता है तब इन्होंने बात करी है किसकी? मैन इज सेंट्रल इन क्रिएशन। क्या बोला है इन्होंने? कि जब इन्होंने बोला है कि पूरा का पूरा ज्ञान हमें जो है भगवान से मिलता है, तो इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है जो कहां पर रहता है इस पूरे संसार में, अगर बना है तो मनुष्य सबसे पहले केंद्र में रहता है। कहां पर रहता है? केंद्र। तो सेंट्रल इन क्रिएशन। अगर आपसे कभी आ जाए सेंट्रल इन क्रिएशन, ठीक, सेंट्रल इन क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका किस में जाता है? मैन। यहां पर कौन रहता है सेंट्रल में? मैन रहता है, मनुष्य रहता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मनुष्य संसार या सृष्टि के केंद्र में रहता है। ठीक है, केंद्र में होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद बोलते हैं यह सामाजिक विज्ञान पर भी जोर देता है। कह रहा है एम्फेसाइज अपॉन सोशल साइंस। ठीक है, और ये सबसे पहले कह रहा है कि और अगर माना जाए तो इसमें निरपेक्ष ये ना निरपेक्ष मूल्य को मानता है। निरपेक्ष मूल्य है एब्सोल्यूट वैल्यू को। निरपेक्ष का मतलब जो किसी के जो अकेले ही अपनी बातें करे, निर्दलीय जो होता है, निरपेक्ष जो होता है, उसी को बोला है। इन्होंने बोला है कि वैल्यू आर एब्सोल्यूट। क्या बोला है? वैल्यूज आर एब्सोल्यूट। ठीक, वैल्यू आर एब्सोल्यूट की बात ये बोलते हैं। तो इतने पॉइंट्स यहां पर ये बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है कि इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स माने हैं। जो सिद्धांत की बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स में प्रिंसिपल्स की बात भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल की बात देखिए हम यहां पे करते हैं। प्रिंसिपल की बात, तो इसमें प्रिंसिपल क्या क्या होंगे? ठीक है, प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल इसमें क्या हो जाएंगे? ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं सब लोग। हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल अगर इसमें कहा जाता है तो इनके सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांत भी बनाए होंगे अपने जानने मानने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि माइंड एंड थॉट आर रियल। इन्होंने बोला मन और विचार वास्तविक है। इन्होंने क्या बोला है? माइंड एंड और मन और विचार, थॉट, माइंड एंड थॉट, ये दोनों को इन्होंने क्या बोला है? रियल बोला है। क्या बोला है आपका? रियल बोला है। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं इनका दृष्टिकोण कैसा है? तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बोलते हैं द आउटलुक इज स्पिरिचुअल। तो कुल मिला के इसको स्पिरिचुअल की बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, फिर ये कहता है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? कि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करेंगे। तो बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, क्या करेंगे? बिलीव गॉड पे डाल देंगे। ठीक, बिलीव एग्जिस्टेंस, क्या कर रहे हैं? बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बिलीव किस पर किया? गॉड पर किया। यहाँ पर
और जिस पर विश्वास करेंगे उसी की सत्ता को मानेंगे। इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल को बोला है। क्या इन्होंने बोला? परम वास्तविकता जो है आध्यात्मिक है, तो अल्टीमेट रियलिटी बोला है। अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी की बात बोलते हैं ना, अल्टीमेट रियलिटी की बात बोलते हैं, तो अल्टीमेट रियलिटी इन्होंने मानी है किसकी? स्पिरिचुअल की मानी है। अल्टीमेट परम वास्तविकता किसकी मानी? स्पिरिचुअल की। ये ध्यान रखिए, अल्टीमेट रियलिटी हर जगह आएगी, परम वास्तविकता क्या है? कोई लोग फिजिकल वर्ड मानेंगे, कोई लोग जो है और भी ये जो है स्पिरिचुअल वर्ड मानेगा, स्पिरिचुअल वर्ड मानता है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का आता है कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, इनकी ऐसी परिकल्पना है। फिर इन्होंने बोला है इटर्नल वैल्यू आर लाइक ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ठीक है। इन्होंने ट्रुथ, इन्होंने इटर्नल वैल्यू क्या माना है? सत्यम शिवम सुंदरम को सर। इटर्नल वैल्यू, ठीक। इटर्नल वैल्यू में आपने बोला है सबसे पहले ट्रुथ होता है, सत्यम शिवम सुंदरम सर। ट्रुथ, ट्रुथ के बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला है? सत्य, इंग्लिश में बोलेंगे क्या? ट्रुथ हो गया, गुडनेस हो गया और ब्यूटी। ट्रूथ, गुडनेस, गुडनेस की बात करी, ट्रुथ हो गया, गुडनेस हो गया और ब्यूटी की बात करी है, ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक। ब्यूटी की बात करी यहाँ पर, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मतलब ये चीजें कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को किसको पाना है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन पाना है, तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इन सब चीजों को आपको मानना पड़ेगा, इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनके प्रिंसिपल को भी मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक नियम सार्वभौमिक है, मतलब कि स्पिरिचुअल को ओवरऑल मान लिया है, ठीक है। अब इनका जो है, इन्होंने जो है एक साइको सेंटर की बात हो रही है, किसकी? साइकोसेंट्रिक की बात करी है, किसकी बात करी? साइकोसेंट्रिक की, इसी के ऊपर लिख दे रहे, साइकोसेंट्रिक की बात करें तो साइकोसेंट्रिक में इनके क्या आएगा? माइंड इज एट द सेंटर ऑफ रियलिटी, इन्होंने मन को वास्तविक केंद्र माना है। वास्तविक केंद्र में, जो वास्तविकता के जो केंद्र में बिंदु में है, उसमें सबसे पहले मनुष्य को तो माना है, मनुष्य से पहले कौन आया है? विचार को माना है या मन को माना है। तो इन्होंने सेंटर में कौन है इनका? साइकोसेंट्रिक। अगर पूछा जाएगा आपसे कि वास्तविक रूप में मनोकेंद्रित, अगर पूछा जाएगा कि मनोकेंद्रित रूप में कौन होता है, तो आप बताएंगे माइंड को, ठीक, माइंड को आता है। तो साइकोसेंट्रिक कभी आएगा तो आप माइंड के बारे में ही यहाँ पर बताएंगे इतने। तो ये इनके प्रिंसिपल्स हो गए। क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पे? इतने जितने पॉइंट बताए, जी सर। जी सर। अब ये पूछता है कि इसमें एक लाइन कहता है कि इट इज कंसर्न विथ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। अब ये फंडामेंटल नेचर को ही मानता है। अब फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी मतलब वो ये कह रहा है कि यह वास्तविकता की मौलिक प्रकृति से संबंधित है। मौलिक प्रकृति से, जब कभी ऐसा नहीं, मौलिक प्रकृति से संबंधित है, तो वो आपका फंडामेंटल नेचर किससे जुड़ा है? रियलिटी से। तो यहां पे लिख लेंगे फंडामेंटल क्या बोला मैंने? फंडामेंटल नेचर। इसका फंडामेंटल नेचर कैसा है? रियलिटी से बिलोंग करता है, रियलिटी से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी, आप अगर इतनी चीजें अगर हम लोगों ने पढ़ी है, देखी है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी उठ जाते हैं कि कहता है कि वास्तविकता की प्रकृति क्या है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी। हम रियलिटी के बारे में बता तो रहे, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? तो और इसमें और क्वेश्चन बनता है कि संसार का अस्तित्व कैसे है, और इसकी उत्पत्ति या सृष्टि का स्रोत क्या है, ठीक। हाउ डज द वर्ल्ड एग्जिस्ट एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिन और सोर्स ऑफ क्रिएशन,
फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि डज द वर्ल्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड, क्या संसार मन के बाहर है या मन के अंदर ही है? ऐसे अमूलतः प्रश्न उठ जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है ऊपर इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इतनी चीजें बात करी। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसमें जो है मेटाफिजिक्स में क्या क्या की पॉइंट्स बनता है, तो मेटाफिजिक्स में आप बता सकते हो की पॉइंट्स आपका क्या बनेगा। सबसे गॉड इज रियल, पहला तो है गॉड इज रियल की बात करता है। ठीक है, फिर दूसरे में दूसरे में कहता है कि माइंड को इन्होंने श्रेष्ठ माना है। किसको माना है? माइंड को श्रेष्ठ माना है। फिर तीसरे में क्या है? तीसरे में इन्होंने बोला है अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ रियलिटी। यही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ रियलिटी। ठीक, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ रियलिटी। ये तीन चीजें एग्जाम में हम लोग से ज्यादा पूछी जाती हैं हम लोगों से। क्लियर है? अब इसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। किसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे? इनके फॉर्म्स कितने माने गए हैं? फॉर्म्स का मतलब कारक होता है ना, कारक। फॉर्म्स का मतलब होता है कारक। अब इनके फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। कारक इसको बोलते हैं। क्लियर है? कारक की बात हम जब करते हैं तो कारक को देखिए क्या आएगा आपका। ठीक, जब इसमें कारक की बात करेंगे तो फॉर्म्स में सबसे पहले इसमें आएगा प्लेटोनिक। मतलब जी, अब यहाँ पे कारक में क्या क्या चीजें आएंगी इसके बारे में जानो। कारक का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने इनको एक्सपोनेंट थे, जो इनको मानने वाले थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी बातों को बताया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसकी बातों को बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें बात बताई गई हैं, उसको भी बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आदर्शवाद, जब कभी हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो फॉर्म से पहले कुछ चीजें इनमें उन्हें समझाना बताने की बात करिए। इन्होंने बोला है कि आदर्शवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो यह मानता है मन या विचार पर आधारित परम प्रकृति है। इन्होंने कारक को बताने से पहले जो एक क्वेश्चन अभी हमने बताया था ना, तो उस क्वेश्चन के आंसर भी दे रहा है। कह रहा है कि आइडियलिज्म इज द फिलोसफिकल थ्योरी दैट मेनी maintain that the ultimate nature of is based on mind और idea। ठीक, माइंड और आइडियाज, यह पूरा संसार, यह पूरी सत्ता जो है माइंड पर और आइडियाज पर ही स्थापित है। वहीं पर आपको दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक, उसी के बारे में यहाँ पर बताते हैं इसमें। फिर क्या कहते हैं कि अब कहते हैं कि ये जो है आइडियलिज्म वाले ये भी मानते हैं कि ये जो बाहरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, या चेतना की बात कर रहे हैं, या धारणा की बात कर रहे हैं, ये सब अविभाज्य है, जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कह कि एट होल्ड दैट द सो कॉल्ड एक्सटर्नल और रियल वर्ल्ड इज इनसेपरेबल। कह रहा कि और रियल वर्ड जो होता है इनसेपरेबल फ्रॉम माइंड, कॉन्शियसनेस और परसेप्शंस की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये इन सेपरेबल की बात है। इनसेपरेबल का मतलब जो अविभाज्य, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें इन्होंने बोला है कि मन, माइंड, चेतना, कॉन्शियसनेस और या धारणा को परसेप्शन बोलते हैं या प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। धारणा, हमने अपने माइंड में कोई ना कोई धारणाएं जो है बना रखी होती हैं, तो उसको इन्होंने परसेप्शन बोला। इन सब चीजों के लिए बोला। ठीक है, तो इतनी चीजें ये बोलते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने सबसे पहले, अब यहाँ पर जब इतने क्वेश्चन हम लोग के सामने थे, उस क्वेश्चन को जब हम लोग पुट अप करते हैं तो वहां से भी सहज ही हम लोग को ये इन सब के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गया। जी सर। ठीक, अब इसके हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की, या इसके जो फॉर्म्स होते हैं। इसको फॉर्म्स ही बोलते हैं, या इसको कहीं कहीं आपको टाइप भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक, टाइप्स भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते कितने, इसकी बात करेंगे। आइडियलिज्म से रिलेटेड जो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे रिलीजियन। सर टाइप तो हमारे प्रकार हो जाते हैं ना। हाँ, प्रकार या कारक, यहाँ पर फैक्टर।
फैक्टर्स, यानी फैक्टर नहीं, प्रकार या कारक दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब कोई प्रकार या कारक की बात करोगे तो ये फॉर्म्स के ही उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें रिलीजियन की बात करी गई है, रिलीजियन या रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियन या रिलीजियस की बात करी गई है, अभी सब बताएंगे। रिलीजियस के बाद और कौन मानता है, और ये माना है प्लूरालिस्टिक्स, ठीक है, लिस्टिक्स होता है। फिर आपका सब्जेक्टिव होता है आपका, अभी सब की बात करेंगे, सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव के बाद कौन आता है आपका, और किसकी बात करी है हम लोगों ने, सब्जेक्टिव के बाद एब्सोल्यूट की बात करी है, ठीक, एब्सोल्यूट की बात करी। एब्सोल्यूट के साथ साथ और किसकी बात करी हम लोगों ने, बताइए, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करी है, जी सर। ठीक, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात करी। फिर इसके बाद एक और नाम आता है जिसको हम लोगों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, प्लेटोनिक का, ठीक है, प्लेटोनिक की बात करेंगे, ठीक, प्लेटोनिक की बात करें। अब वन बाई इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना। कितने फॉर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 की बात करी है ना, तो 6 लोगों की बातें हम लोग वन बाई वन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, प्लेटोनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लेटोनिक की, ठीक है। प्लेटोनिक को या प्लेटोनिक आदर्शवाद, प्लेटोनिक आइडियलिज्म जिसको कहते हैं, तो इस विचार को किसने दिया होगा, इस विचार को किसने दिया, आपका प्लेटो ने दिया। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इस विचारधारा को नैतिक आदर्श के रूप में जाना जाता है, मतलब मोरलिस्टिक आइडियलिज्म इसमें जाना जाता है। इसको किस क्या जाना जाता है, मोरलिस्टिक, सर हिंदी में भी इसको प्लेटोनिक ही हाँ, बोलेंगे। प्लेटोनिक ही इसको बोलते, क्योंकि इसको जो है प्लेटो ने दिया था। किसने दिया था, प्लेटो ने। सर वो लाइन फिर से बोल दीजिए, आप जो बोले थे हिंदी बिल्कुल बोलते हैं। इसमें बोला कि इस विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद के रूप में भी जाना जाता है, नैतिक आदर्शवाद, तो इसको बोलेंगे मोरलिस्टिक आइडियलिज्म, मोरलिस्टिक आइडियलिज्म की बात करेंगे, ठीक। फिर इसमें इतना हो गया। अब इसमें और बताते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि जब प्लेटो की बात करते हो, प्लेटो ने कुछ बातें भी बोली होंगी। प्लेटो ने बोला कि यह जो संसार है या जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड 2 भागों में बटा हुआ है। अब 2 भाग किसने बताए हैं, ये प्लेटोनिक में बात करेंगे, प्लेटो बताया है। इन्होंने बताया कि एक जगत विचार है जो शाश्वत है, और जो शाश्वत है, अनंत है और अपरिवर्तनशील है। जगत विचार की बात इन्होंने रखी, जिसमें से एक विचार माना है जो शाश्वत है, अनंत है और अपरिवर्तनशील है। तो वो कौन सा है आपका, बताओ, ये वाला, ये शाश्वत है, शाश्वत का मतलब अविनाशी है, और अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, अनडिस्ट्यूएबल है। तो इतनी चीजें इसके बारे में बताई। तो फिर इन्होंने और अपने इसमें बताया, 2-4 लाइन और जोड़ी। इन्होंने कहा कि इन विचारों में एक दिव्य और नैतिक प्रणाली होती थी, जिसके द्वारा भगवान दुनिया को बनाते हैं। मतलब जो ये आध्यात्मिकता होती है, आध्यात्मिकता में इतनी ताकत होती है कि गॉड उसके ही द्वारा जो है किसी भी चीज का निर्माण करता है। बोलते दिस थॉट हैड अ डिवाइन एंड मोरल सिस्टम बाय विच गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड, ठीक। मतलब इसमें मतलब जो जगत को माना है, इस जगत में इतनी शक्ति होती कि भगवान इसके द्वारा जो है, अनेक भगवान ने ही इसको बनाया, और उसमें नई दिव्य मतलब जो अलौकिक चीजें हैं वो सब चीजें दिखाई देती। इन्होंने बोला कि भौतिक संसार, इन्होंने बोला कि भौतिक संसार, भौतिक दुनिया में केवल विचार की क्षेत्र छाया होती है, सिर्फ छाया क्षेत्र। मतलब कह रहे कि material world merely contains shadow of thoughts realism की। मतलब इसमें अब ये क्या कह रहे हैं, ये भौतिक दुनिया जो होती है उसमें केवल आध्यात्मिकता के विचारों की छाया होती है। क्या होती है, छाया होती है।
पूरी की पूरी चीजें वही नहीं होती कि इस पूरे भौतिक संसार को ही मन मान लिया। मतलब इन्होंने कहा कि भौतिक संसार जो होता है, भौतिक संसार में केवल विचारों की छाया होती है, उसकी परछाई केवल पड़ती है, पूरा का पूरा वो नहीं होता है। तो इन्होंने इन दोनों को ऐसे डिवाइडेशन करके बताया है। क्लियर इतने पॉइंट्स बताओ। जी सर। नहीं क्लियर। तो इन्होंने कुल मिला के इन्होंने यही बताया है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि आदर्शवाद में विचार को मतलब सत्ता के अनुसार केवल आध्यात्मिकता को या भौतिकवादी को किसको मानते हैं, तो ये बताएंगे केवल हम आध्यात्मिकता को मानते हैं। इन्होंने बोला केवल विचारों को ही जाना जा सकता है, ठीक है, कोई अन्य वास्तविकता हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो प्लेटो ने आत्मा को सर्वोच्च ईश्वर माना है, ठीक है। क्या माना है? सर्वोच्च ईश्वर माना है। मतलब कह रहा है कि ओनली थॉट्स और आइडियाज कैन बी नाउ और हैव एनी रियलिटी। मतलब यह संसार में केवल जो है विचारों की ही सत्ता मानी जा सकती, और किसी की सत्ता तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। किसी की सत्ता को इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। सर मतलब इसमें दो चीजें है ना कि वो ईश्वर को भी मानते हैं आत्मिकता, और फिर उसके बाद विचार को श्रेष्ठ माना है। हाँ, आध्यात्मिकता मानी इन्होंने, दोनों को तो माना है। दोनों को मानने के साथ इन्होंने ये कहा है भाई हम मानेंगे दोनों को, लेकिन इन्होंने बताया है कि चलो यहाँ पर इन्होंने माइंड को बताया है, मन को बताया। अब इन्होंने कहा कि मन की जो परछाई होती है थोड़ी बहुत, वो परछाई फिजिकल वर्ल्ड पर पड़ती है, इसलिए इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को माना है, ठीक है। ये माना है, इसलिए इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने इसको नकारा नहीं है। इन्होंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड है, उसी में मन आखिर रहेगा कहां पे? मनुष्य रहेगा कहां पे? मनुष्य रहेगा संसार में। तो संसार में ही जो है मन की छाया, विचारों की छाया पड़ती है, तो विचारों को ही मन, यहाँ पर भौतिकता मन। लेकिन परम वास्तव सेल्फ रियलाइजेशन कहां पर होगा? आपको सेल्फ रियलाइजेशन आपको यहाँ पर होगा, स्पिरिचुअलिटी में होगा, आध्यात्मिकता में होगा। क्लियर है? बताओ। तो सर इसका आधार स्पिरिचुअल होगा या फिर हमारा विचार होगा? स्पिरिचुअल होगा। अगर आपसे कहीं पर आपको क्वेश्चन मान लो दिया जाए कि मन, विचार और आध्यात्मिकता की सत्ता कौन मानता है, तो ये अगर तीनों एक साथ नहीं आते हैं। मन को ही विचार बोला है इन्होंने, मन को इन्होंने विचार बोला है। नहीं सर, जैसे आदर्शवाद में ना ये पढ़ने को मिलता है कि मतलब इन्होंने विचार को महान माना है और इसका आधार मतलब विचार ही होता है। इसमें विचार पे ही सारी चीजें बेस होती है। ठीक। हाँ, जब कभी आदर्शवाद की बात करते पर आपका क्वेश्चन था कि मन को ऊपर मानते हैं या विचार को ऊपर मानते हैं। क्लियर? आपका नहीं क्वेश्चन सर, था ना। हाँ आध्यात्मिकता को मानते हैं या विचार को मानते हैं, क्योंकि मन और विचार तो एक ही है हमारा। हाँ, तो इन्होंने आध्यात्मिकता को ही सबसे सर्वोपरि मानेंगे। आध्यात्मिकता सबसे ऊपर, उसके अंदर की बातें ये दो बातें करती हैं, ठीक है। तो अब तो लाइन सर ये क्यों लिखा रहता है कि मतलब आदर्शवाद है वो विचारों पे आधारित? तो विचारों पर ही आधारित है। आध्यात्मिकता तो सब, आध्यात्मिकता में बहुत सी चीजें आती है। अब आध्यात्मिकता में इन्होंने विचारों को माना है कि अगर आध्यात्मिकता की जो बात करते हो, ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको वर्ल्ड की बात करेंगे, संसार की बात करेंगे, तो या तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड देगा या फिर आपको ये आपका थॉट वर्ल्ड देगा। दोनों में से एक ही देगा, दोनों एक साथ नहीं देता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पर। क्लियर? दोनों का मतलब क्या होता हाँ है? एक ही होता है। सर, आध्यात्मिकता में ये होगा मतलब हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट जो हो जाता है, और कंसेप्ट तभी होगा जब हम मतलब अपने मन या फिर आध्यात्मिकता की तरफ चीजों को देख के बढ़ेंगे। भौतिक संसार में तो हमारे पास वो चीजें मतलब होंगी, प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल होंगी। सर जैसे मतलब एक टेबल है तो हमें ऐसे दिख रही है ना सर? ऐसे तो समझ सकते हैं, एक हाँ हाँ टेबल है तो हाँ। भौतिक संसार में क्या है, वो टेबल दिख रही, कल सपोज वो नष्ट हो गई, बट हमारे दिमाग में उस चीज का एक आइडिया बना हुआ है। कॉन्सेप्ट बना रहता है तो वो। और ये हाँ, और जो ये विचार होते हैं, ये आध्यात्मिकता, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं, तब जाके ये चीजें होती है। सर ऐसे ही है कुछ क्या? हाँ हाँ, कुछ क्या कंफर्म हाँ बताया करिए आप ऐसे ही। लोग। सर इसमें बस सर आदर्शवाद में 4-5 बातें घूम घूम के वही आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए सब लोगों ने कैसे कैसे बातें कही, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनता है वो हम बताने की प्रयास करें ना।
कि यहाँ जो फॉर्म से है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फॉर्म से ही बन जाते हैं आपके, ठीक है, फॉर्म से ही बनते सर हैं। सर आपने वो तीनों का नहीं बताया, सत्यम शिवम सुंदरम का। अच्छा ठीक ठीक, उसको बताते हैं, पहले इसको फॉर्म्स को देख ले फिर बताते हैं उसको। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म्स में हमने किसकी बात करी, प्लेटोनिक की बात कर ली है हम लोगों ने। फिर इसके अब हम लोग बात करते हैं ठीक प्लूरलिस्टिक की बात करते हैं। प्लूरलिस्टिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुतत्ववादी, बहुतत्व, ठीक है, बहुतत्ववादी दर्शन जो होता है, बहुतत्ववादी आदर्शवाद जो होता है, इसकी बात किसने करी होगी, बहुतत्ववादी आदर्शवाद। सर बर्कले ने। ठीक है, किसने बात करी होगी, बर्कले। और कोई बताओ, किसी को पता है? सर बर्कले ने। नहीं भाई, लाइबनिज ने, याद रखिएगा, इसकी बात करी लाइबनिज ने करी है। परमाणुवादी बहुतत्ववाद हाँ। जी, तभी मैं बोल भी नहीं रही थी। ठीक, लाइबनिज ने करी थी इसकी बात, ठीक, लाइबनिज। अच्छा सर, बर्कले ने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की करी थी। अभी आएगा, बर्कले का भी आएगा इसमें। हाँ, सब्जेक्टिव का किया था उन्होंने, सही। बिल्कुल ठीक। अब लाइबनिज ने क्या कहा, लाइबनिज की देखिए सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि यह जो संसार है अनेक चित्त बिंदुओं, मतलब अनेक प्रकार के कणों, छोटे छोटे कणों की सत्ता को स्वीकार करता है ये, ठीक। बहुतत्ववादी का मतलब अनेक प्रकार के तत्वों को इन्होंने स्वीकार किया है। मतलब कह रहा है कि लाइबनिज एक्सप्लेन्स अबाउट द अथॉरिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट मॉडर्न, ठीक है, इंडिविजुअल नॉन interacting substantial forms of being having perception in every object of दिस वर्ल्ड। मतलब लाइबनिज कहता है कि इस दुनिया की जो हम बात कर रहे हैं या हर वस्तु में एक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत होता है, गैर अंतर क्रिया होती है, या प्रणालियों में पर्याप्त जो रूप होता है वह रूप को जो धारण करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बोला है कि ऐसी जो भगवान का केंद्रीय चीज होती है उसको मोनाड बोलता है। इन्होंने भगवान के केंद्रीय भाव को मोनाड बोला है, ठीक है, मोनाड। अगर आपसे कभी आएगा मोनाड क्या होता है, तो मोनाड आप बताएंगे जो, तो ये मोनाड वर्ड जो है लाइबनिज ने प्रयोग किया था। लाइबनिज ने किसके लिए प्रयोग किया था, भगवान के लिए। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू उनके लिए जो भगवान के केंद्रीय भाव में होता है उसको मोनाड बोला है। और यह दुनिया के केंद्रीय भाव का जो रूप होता है, जो एक तरीके से कहते हैं सन्यासी से संबंधित, ऐसे कोई सन्यासियों का जोड़ जो होता है वो कहते हैं कि एक सन्यासी जो होता है, सन्यासी को इन्होंने मोनाड बोलता है। ये बोल सकते हैं कि जो सन्यासी हो, सन्यासी को और अच्छा वर्ड क्या दे सकते हैं, बताओ। संत। संत, मंक्स, सर मंक्स होता है ना, नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, बौद्धजीवी। हाँ, बुद्धिजीवी कह सकते हैं। नॉलेजेबल पर्सन जो होता है उसको मोनाड की संज्ञा दी इन्होंने। इन्होंने बोला है कि मोनाड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, मतलब इन्होंने बोला है कि किसी भी बहुतत्ववादी का अगर आपको ज्ञान चाहिए तो संसार में बहुत सी अनेक चीजें हैं, उसमें से सबसे बेस्ट चीजें आपको जो नॉलेज देगा वो मोनाड होगा, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इनकी लाइन क्या थी जो एग्जाम में आ सकती है, इसकी है कि अनेक चिद बिंदुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण उनकी विचारधारा बहुतत्ववादी कहलाती है। यहाँ पर क्लियर। इसकी एक लाइन और देख रहे हैं, कहीं मिल जाता है तो जरूर देंगे ना, वैसे हम लाइन सर आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए सर क्या बोल रहे हैं, किसमें सर अभी जो हिंदी में लाइन बोले हैं क्या बोले हैं, एक बार फिर से रिपीट कर अनेक चित्त बिंदुओं की सत्ता स्वीकारने के कारण बहुतत्ववादी माना है इन्होंने आदर्शवाद को। मतलब इन्होंने बोला है कि इस संसार में जितने भी चीजें हैं एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व होता है। इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि एक
स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व होता है। ठीक है, एक आध्यात्मिक तत्व होता है, इसी चीज को इन्होंने बोला है। ठीक है, यहां पर याद रखें, एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व होता है, इसी को ही इन्होंने बोला है, कुल मिला के जो आपको दिया है। इसी को मोनाड बोला है सर। हाँ, मोनाड तो बहुत इजी हो गया। और इन्होंने बोला है कि जो ये वस्तु जगत होता है वो अनेक अनेक चीजों से मिलकर बना है। अब अनेक सत्ताओं से मतलब कह रहे कि ये वस्तु जगत का जो निर्माण है, वस्तु जगत का निर्माण जो है अनेक किससे मिला है, अनेक पदार्थों के मिलने से बनता है या अनेक सत्ताओं से मिलने से बना है। ठीक, अनेक सत्ताओं के मिलने से बना है, लेकिन एक स्वतंत्र सत्ता किसकी है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये तो कई लोगों से मिलकर बना है, लेकिन ये कह रहा है कि एक स्वतंत्र सत्ता जिसकी है उसको आध्यात्मिक तत्व कहते हैं। ठीक है, एक लाइन ये होगा, अनेक की सत्ता स्वीकार करने के कारण बहुतत्ववादी ठीक या अनेकवादी कहा जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, इस लाइन, यही इनकी कोटेशन है, यही इनकी लाइन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अनेक की सत्ता स्वीकार करते हैं, मतलब बहुत से लोगों की सत्ता स्वीकार करते हैं। जब बहुत सी सत्ता हम जब स्वीकार करेंगे, इसीलिए इनको बहुतत्ववादी या अनेकवादी कहा जाता है। ठीक है, अनेकांत नहीं लिखिएगा, अनेकवादी कहा गया है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? कहीं कहीं अनेकवादी होता है, कहीं कहीं अनेकाश्वर आदर्शवाद होता है। अनेकाश्वर आदर्शवाद। ठीक, एग्जाम में कोई भी आएगा इंग्लिश में, लेकिन प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म ही आएगा। हिंदी में अगर आता है, हिंदी में आपका बहुतत्ववादी आएगा, अनेकवादी आ जाएगा या अनेकाश्वर आदर्शवाद आएगा, कि इन्होंने मतलब अनेक सत्ताओं की बात करी है, इसलिए इन्होंने को ऐसी चीजें या बताई प्लूरलिस्टिक में। आपको क्लियर यहाँ पे सबकी सब चीजें बताओ। हेलो, क्लियर है यहाँ पर? बताओ सभी को पॉइंट। अब रिलीजियस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी? रिलीजियस की बात करते हैं, इसकी। ठीक, रिलीजियस की बात करते हैं, तो रिलीजियस को हम क्या बोलते हैं? धार्मिक आदर्शवाद होता है, जो धार्मिक आदर्शवाद। तो धार्मिक आदर्शवाद की बात किसने करी होगी? अगस्त काम्टे ने ना, किसने करी थी? अगस्त काम ऐसे सोशियोलॉजी। अच्छा, हाँ, अगस्त ने काम करी थी। ठीक है, अगस्त काम्टे ने करी थी। देखिए, अगस्त काम्टे या अगस्त ने क्या बताया था? इन्होंने इसकी परिभाषा बताते हुए बताया कि इस सिद्धांत का तर्क है कि सभी ज्ञान कथित घटनाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑगस्टाइन एक्सप्लेन द थ्योरी आर्ग्यूज दैट ऑल नॉलेज ओरिजिनेट द प्री रिसीव्ड, ठीक है, प्री रिसीव्ड phenomena which have been organized by categories and beliefs in God। इन्होंने क्या बोला कि इस सिद्धांत का जो तर्क है वह सभी ज्ञान जो है कथित घटनाओं पे, कथित मतलब पूर्व में जो घटनाएं हो, कथित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें श्रेणियों के द्वारा व्यवस्थित किया गया है और भगवान में विश्वास है। मतलब कि कोई भी धार्मिक चीजें होती हैं, आपने देखा हो धार्मिक ज्ञान जो हम लोग को मिलता है वह पूर्व
पूर्व घटनाओं के या पूर्व कथाओं के आधार पर ही हम लोग को देवी देवताओं को मिलता है। वह आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है या फ्यूचर के भगवान कभी या प्रेजेंट में कोई ऐसा मिलता है जो आपको ये सब चीजें बताता है कि भविष्य में ये होने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं होता है और नहीं भी होता है, तो उसको याद नहीं रखते। इसलिए जब कभी धार्मिकता की चीजें लाएंगे तो हम लोग को क्या डालेंगे, प्री रिसीव्ड फेनोमेनन क्या डालेंगे यहां पे, प्री रिसीव्ड फेनोमेनन। ठीक, प्री रिसीव्ड फेनोमेनन की बात करता है। ठीक है, पूर्व कथित घटनाओं के आधार पर ही धार्मिकताओं के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता नहीं, अगर बनता है तो आगे बता सकते हैं कि धार्मिक ये रिलीजियस आइडियलिज्म की बात ऑगस्टीन ने करी है, जिसमें धार्मिकताओं की बात करती है। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं सब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, व्यक्तिपरक बोलते हैं ना सब्जेक्टिव को, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तिपरक। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक। ठीक, व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिपरक की हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बात करता है सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की हम बात करते हैं। तो इसमें कहता है कि इसे हठ धर्मिता आदर्शवाद भी कहते हैं। ठीक है, हठ धर्मिता आदर्शवाद क्या होता है बताओ, हठ धर्मिता को क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक आइडियलिज्म। इसी को क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक आइडियलिज्म। क्या बोलते हैं, सर यही डॉगमेटिक। सर यही बर्कले ने दिया था ना, बर्कले का, हाँ सर यही बर्कले का ना सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। हाँ, बर्कले का ही है ये। ठीक, डॉगमेटिक आइडियलिज्म की बात करते हैं। किसका नाम बता दी, बर्कले का। ठीक, बर्कले ने दिया है भाई डॉगमेटिक आइडियलिज्म। इसमें क्या बोला गया, इसको जो है हिंदी में डॉगमेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हठ धर्मिता, हठ धर्मिता। ठीक, हठ धर्मिता बोलते हैं, याद रखिएगा। अब हठ धर्मिता के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जो है बर्कले के अनुसार क्या बोला कि बर्कले ने कोई भी वस्तु, मतलब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्कले एनी ऑब्जेक्ट इज ए ग्रुप ऑफ क्वालिटीज एंड our experiential qualities by soul, and there is no independent existence of an object in itself की बात बोली। इन्होंने बर्कले के ने बोला कि कोई भी वस्तु जो है आत्मा द्वारा गुणों और हमारे अनुभव गुणों का एक समूह होता है। किसका किसका बोला है इन्होंने बोला है कि यह जो पूरा संसार है, कोई भी वस्तु आत्मा के गुणों द्वारा, ठीक है, किसके, आत्मा के गुण की बोल रही है, आत्मा के गुण के द्वारा, गुणों से और हमारे अनुभव, और किसके, हमारे अनुभव। ठीक है, मतलब आत्मा के गुण का और हमारे अनुभव के गुण का जो ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है। उस ग्रुप को इन्होंने बताया और इन्होंने कहा है कि और किसी वस्तु का अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जब ग्रुप बन गया, ग्रुप में कोई अकेला व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन दोनों की चीजों को तो मानते हैं। इन्होंने तर्क दिया कि हमारा ज्ञान हमारी धारणाओं पर आधारित होता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आत्मा के गुण की बात कर रहे हैं और हमारे अनुभव की बात कर रहे हैं। इन दोनों का जो होता है वो हमारा सेल्फ का होता है, किसी का और का नहीं होता, हमारा सेल्फ का होता है। इसलिए इन्होंने सब्जेक्टिविज्म की बात करी है हम लोगों के सामने। सर इन दोनों का क्या बोला था आपने? हाँ, इन दोनों का इन्होंने बोला है कि जब कभी मान लो किसी भी चीज को फील करना है, किसी भी चीज को महसूस करना है, तो आत्मा, ये जो आत्मा है ना, आत्मा को मन या विचार बोलते हैं, मन या विचार।
अब किसी भी चीज को आपको समझना है तो आप पूर्व अनुभव के आधार पर ही उस चीज को समझ सकते हो ना। आप उस चीज को समझने के लिए स्वतंत्र हो, सामने वाला जितना चाहे आपको बताए, लेकिन जब तक आप उसको सेल्फ से पिछले कहीं देखा नहीं होगा या समझा नहीं होगा और आपको बार बार वो चीज समझाए, तो आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको आपके माइंड में वो कंसेप्ट आ ना जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूर्व पिछली कहीं कोई ना कोई घटना होगी, कोई ना कोई धारणा होगी, उस वो चीजें आपके माइंड में फिट होगी, तभी जो है आप उसको सोच पाओगे। और ये फिट होने के लिए आप स्वतंत्र हो कि आप किस तरीके से उस चीज को सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं उसको किस तरीके से। अच्छा सर, मतलब जो भी वस्तु है तो हम अगर उसको फील करें तो अपने मन द्वारा करेंगे। हाँ, इन्होंने बोला है किसी भी वस्तु का अनुभव करेंगे ना हम, तो अनुभव करने के लिए हम मन के द्वारा या विचार के द्वारा या आत्मा के द्वारा, तीनों वर्ड आएंगे, मन, आत्मा या विचार, इन तीनों के द्वारा किसी वस्तु का जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो वही आपका सब्जेक्टिविज्म होता है या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है आपका। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की एक सीधी लाइन है, किसी भी वस्तु का जब हमें ज्ञान करना होता है तो उसके लिए हमें मन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें या तो विचार की आवश्यकता पड़ती है, या कह सकते हैं उसके लिए हमें आत्मा की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, तो यही तीन लाइन अगर कोई भी एक आ जाए तो यही लिखेंगे कि किसी वस्तु का ज्ञान हमें इन तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसी को इन्होंने सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा है। क्लियर है? सर मन, आत्मा और तीसरा सर क्या बोला था? मन, आत्मा और विचार, विचार। ये तीनों एक ही वर्ड के लिए है ना। अब यहां पर व्यक्तिपरक क्यों? क्योंकि वस्तु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अब आप एक लाइन लिखिएगा, वस्तु का ज्ञान हमें मन या आत्मा या विचार के द्वारा होता है। मन, आत्मा या विचार के द्वारा होता है, क्योंकि वस्तु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वस्तु का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर? ये जो है इसके बर्कले के अंतर्गत आएगा, बर्कले ने बोला है ये लाइन याद रखनी है हम लोगों को। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन की। ठीक, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की बात हम लोग करेंगे। ठीक, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की हम बात करेंगे तो ये क्या आता है, बौद्धिकता से संबंधित है आपका ना, बुद्धिवाद से। इंटेलेक्चुअल की भी बात करते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसको बौद्धिकतावाद या बुद्धिवाद कहते हैं। सर ये कांट का है क्या? बौद्धिकतावाद या बुद्धिवाद की बात करते हैं हम लोग, इतनी बात करते हैं। तो इसमें जो है किसका नाम आता है, आपने जैसे बोला भी, इसमें कांट का नाम आता है, कांट का नाम आता है। कांट का नाम आता है। ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित जो है, बुद्धि जो है कांट में होती है, कांट के अंदर ही बुद्धि के ज्ञान में होता है, कांट के अंदर। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, अब इनकी देखिए इनकी फिलॉसफी क्या है। इन्होंने बोला है कि कांट ने आत्मा के स्थान पर वस्तुओं के ज्ञान के आधार के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया। अब वहां पर वस्तुओं का ज्ञान हमें मन से होता था, अब इन्होंने कहानी पलट दी, कांट ने कहा किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें बुद्धि के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन्होंने रिप्लेस क्या किया, आत्मा की जगह रिप्लेस क्या कर दिया, आत्मा। ठीक है, आत्मा को इन्होंने या तो मन। ठीक है, अब इन्होंने इसको काट कर इसकी जगह क्या ला दिया, इन्होंने ला दिया बुद्धि। ठीक, बुद्धि ला दिया मतलब इंटेलेक्चुअल डाल दिया। ठीक, इंटेलेक्चुअल डाल दिया कि बुद्धि के आधार पर किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें होगा तो हमें मन नहीं, हमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा। इन्होंने ज्ञान का आधार किसको माना। अब पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव के द्वारा ज्ञान का आधार क्या है, तो ज्ञान का आधार आप क्या बताओगे,
बताओ ज्ञान का आधार क्या है? मन मन विचार या मन जैसे नहीं, आप बोलेंगे विचार या पूर्व अनुभव। विचार या पूर्व अनुभव के आधार पर ये ज्ञान का आधार होता है यहाँ पर सब्जेक्टिव में। अगर यहाँ पर ज्ञान का आधार क्या बताएंगे, तो ज्ञान का आधार यहाँ पे बोला है प्री रिसीव्ड फिनोमिना, मतलब पूर्व में संबंधित कोई भी घटना घटित हो उसके आधार पर धार्मिकताओं के बारे में बात करें। प्लूरलिस्टिक में ज्ञान का आधार क्या है? प्लूरलिस्टिक में ज्ञान का आधार इन्होंने बोला है कि इसमें कि किसी भी वस्तु की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, इसमें केवल आध्यात्मिक एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ पर वस्तुओं की अनेक सत्ता स्वीकार करी गई है। इन्होंने ज्ञान का आधार क्या होता है कि वस्तुओं की अनेक सत्ता जो होती है उसी के द्वारा हमें ज्ञान का आधार मिलता है। लेकिन यहीं पर जब बोलते हैं कि कांट ने ज्ञान का आधार क्या माना है, तो कांट ने ज्ञान का आधार बुद्धि माना है। यहाँ ने इसने सब्जेक्टिव ने ज्ञान का आधार वस्तु को माना है, वस्तु के द्वारा जो अनुभव होता है हमें, तो वस्तुओं को या वस्तु का ज्ञान हमें कैसे होता है, मन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कांट का ही पकड़ के चलना है कि कांट ने कहा है कि भाई हम ये बुद्धि, इन्होंने मन आत्मा और विचार सब हटा दिया, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है वही सच है। एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो रिलीजियस, सर थोड़ा साइड हुई, रिलीजियस में जो आपने लिखा है प्रीसिप्ट फिनोमेना, तो पूर्व अनुभव की बात तो इसमें होना चाहिए ना, किसमें? पुराने घटनाक्रम की बात हो रही है। और सर ये क्या कांट के इसको बौद्धिक तर्कणा भी कहते हैं क्या? कांट को हाँ बौद्धिक तर्कणा इसी कहते हैं, कांट को ही कहते हैं बौद्धिक। ये वाला थोड़ा क्लियर करें, रिलीजियस में प्री रिसीव्ड फिनोमेना की बात दी गई, तो फिर अनुभव की बात सब्जेक्टिव कैसे है? ठीक बताते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके माइंड में कोई भी चीज डाली जाएगी ना, प्री रिसीव्ड फिनोमेना, मतलब पुरानी विचारधाराओं को लेके चला गया, प्री रिसीव्ड फिनोमेना की बात कर, जबकि यहाँ अनुभव की बात कर रहा है। अनुभव जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, किसी भी चीज का आपको फील हो रहा है ना, जब कहीं आप दूसरी जगह थोड़ी देर में जाओगे तो वही चीज वही ऑटोमेटिक जो भी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप इसी के आधार पर आप दूसरी चीजों को बता दोगे। जबकि यहाँ कोई भी व्यक्ति पहले से फील नहीं करता है, उसको बताया जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। अब उस व्यक्ति मतलब को वैसा अनुभव नहीं होता, यहाँ पर सेल्फ अनुभव होता है, यहाँ पर स्वयं के द्वारा जो अनुभव होगा उसी को मानेंगे। रिलीजियस में प्री डिटरमाइन एक तरह से कह लेते हैं फिनोमिना माना जाएगा, प्री डिटरमाइन फिनोमिना माना कि यहाँ पर अनुभव से जो रिसीव होगा उसको मानेंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड, हाँ सब्जेक्टिव में। हाँ, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, कांट ने, देख लीजिए लाइन इनकी क्या आती है एग्जाम में अगर आती है, इन्होंने बोला है कि जब तक मन वस्तु की ओर नहीं जाता है, इन्होंने कहा कि जब तक जो हमारा विचार या हमारा मन वस्तु की ओर नहीं जाता है तब तक उसके अंग उस वस्तु की ओर सक्रिय नहीं होते हैं। क्या बोला कि एज लॉन्ग माइंड डज नॉट गो टू ऑब्जेक्ट, his organs does not become activated towards that objective। इन्होंने बोला है कि जब तक हमारा मन जो है वस्तु की ओर नहीं जाता है, वस्तु सक्रिय नहीं होता, वस्तु वर्क नहीं करता है, इसीलिए वर्क तो इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बताया इन्होंने। अब दूसरा इन्होंने तर्क क्या किया, इन्होंने कहा कि अंगों से प्राप्त ज्ञान का प्रसार होता है और इसका संकलन जो है तर्क भाव से देना होता है, इसीलिए बौद्धिक तर्कना कहा गया है। इन्होंने कहा कि वस्तु का ज्ञान जब हमें होगा तो उसकी टाइप्स पता होंगे, जब उनके टाइप्स को पता करना होगा तो उनमें कोई ना कोई तर्क लगाकर ही तो हम पता करेंगे, इसीलिए इसको बौद्धिक तर्कना भी कहा गया है, जैसा कि आपने बताया। क्लियर है? आपने बताया और ये फैक्ट भी है, ये एकदम करेक्ट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि बौद्धिक तर्कना की बात किसने करी। हाँ, बौद्धिक तर्कना की बात किसने करी है, तो कांट ने करी है। और सब्जेक्टिविज्म की बात किसने करी है, तो बर्कले ने करी है आपकी। इसकी रिलीजियस की बात आगस्ट ने करी है आपकी। और प्लूरलिस्टिक की बात किसने करी है बताओ, लाइबनिज ने करी है आपकी। फिर इसकी प्लूटो ने सर प्लूरलिस्टिक की प्लूटो ने करी। नहीं प्लूटो की करी है ना, प्लूटो ने तो प्लूटोनिक की करी है, मोरलिस्टिक नैतिक आदर्शवाद की बात करी है, नैतिक आदर्शवाद। अब यहाँ पर आपको जो एग्जाम में आएगा ना फॉर्म से, तो वहां मैचिंग करने को आएगा, ये एक तरफ ये सब दे देंगे, दूसरी तरफ इसके थिंकर्स के नाम दे देंगे, उसमें मैच करो आप बैठकर, तो ये है। अब फिर क्या आता है एब्सोल्यूट,
लास्ट में बचता है क्या, एब्सोल्यूट की बात, इसको धार्मिक बोलते हैं, ठीक, इसको बौद्धिकता बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट की बात की आती है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। सर इसको ड्यूलिस्टिक भी बोलते हैं ना? किसको? ड्यूलिस्टिक, एब्सोल्यूट का ड्यूलिस्टिक, जो सर हीगल का था, हीगल। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इसको बोलते हैं, निरपेक्षवाद। हीगल नहीं नहीं बोला सर, था इसको। नहीं सर, ये कह रही हूँ कि इसका क्या दूसरा नाम ड्यूलिस्टिक भी है क्या? कैसे होगा? जब ये एब्सोल्यूट है तो फिर ड्यूलिस्टिक कैसे होगा? ड्यूलिस्टिक में दो चीज की बात हो जाएगी। एब्सोल्यूट कह रहे हैं कि नॉन सिंगल की बात, ड्यूलिस्टिक बोलेंगे ना, नॉन ड्यूलिस्टिक इसको बोलते हैं, ड्यूलिस्टिक नहीं बोलेंगे। जी सर। हाँ, तो इसमें अब देखिए क्या बात कहा इन्होंने, एब्सोल्यूट वाले में कुल मिला के हेगल होते हैं कि कह रहे कि हेगल इज ड्यूलिस्ट, द्वैतवादी है। हेगल ने द्वैतवादी सत्ता को माना। इन्होंने कहा कि मन या आत्मा, इन्होंने बोला है कि मन या मतलब आत्मा और पदार्थ दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, तो जैसा भी बोल रही थी कि ड्यूलिस्टिक क्यों बोलते हैं, आत्मा और उसके ठीक, तब सर ड्यूलिस्टिक क्यों एब्सोल्यूट बोल रहे आ हैं, गया। निरपेक्षवाद, इसलिए वो अभी बताते हैं कि निरपेक्षवाद भी क्यों बोल रहे हैं, ड्यूलिस्टिक भी क्यों बोल रहे हैं। ड्यूलिस्टिक इसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आत्मा और प्लस किसकी सत्ता मानी है, पदार्थ, मन जो पदार्थ। ठीक है, ड्यूलिस्टिक इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक है, अब इन्होंने इसको दोनों माना है और बताया कि इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करता है। हीगल ने क्या बोला, हीगल ने बोला है कि आत्मा का सबसे सर्वोच्च रूप ईश्वर है। आत्मा का सबसे सर्वोच्च रूप जो होता है वह ईश्वर होता है और वह वस्तु जगत का निर्माण करता है। इसलिए इन्होंने आत्मा या विचार की दुनिया, ठीक है, विचार की दुनिया को इन्होंने स्थिर और निरपेक्ष माना है। किसको, विचार की दुनिया को, इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं। बोलेंगे विचार की दुनिया को, विचार जगत को, ठीक, विचार जगत को ये क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं। ठीक, जो स्थिर है वह निरपेक्ष होगी क्योंकि उसके अपोजिट में कोई आएगा नहीं। तो इन्होंने बोला है कि द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट और आइडिया, ठीक है, इज स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट, स्थिर। ठीक है, ये दो चीजें थी। अब इन्होंने, अब क्वेश्चन आता है कि निरपेक्ष क्यों बोला है, तो निरपेक्ष इसलिए बोला है कि आत्मा का चरम रूप इन्होंने परमात्मा को माना है। ठीक है, आत्मा का चरम रूप इन्होंने परमात्मा को माना है। क्लियर है, आत्मा का चरम रूप किसने माना है, परमात्मा को माना है, ऐसा हीगल कहते हैं। हीगल कहते हैं कि वस्तु जगत का निर्माण करने वाला कौन है, यही परमात्मा है। इसलिए इनकी विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवादी कहा गया है। क्या कहा गया, निरपेक्ष आदर्शवादी। इन्होंने इस संसार के निर्माण को केवल किसको ठहराया, किससे बना है, केवल ईश्वर से बना है, इसलिए इनको निरपेक्षवादी कहते हैं। अब निरपेक्षवादी, अब ईश्वर में कौन कौन है, आत्मा और ये पूरा क्या चीजें आई है, आत्मा और पदार्थ, ये दोनों चीजें किसमें मिली है, ईश्वर में। ठीक है, ईश्वर के द्वारा बना है, मतलब परमात्मा के द्वारा बना है। तो परमात्मा में कौन शामिल है, आत्मा पदार्थ दोनों शामिल है। तो इसलिए इसको ड्यूलिस्टिक कह दिया है और निरपेक्षवाद भी कह दिया है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एब्सोल्यूट है तो ये ड्यूलिस्टिक क्यों नहीं हो सकता, ड्यूलिस्टिक है तो एब्सोल्यूट क्यों हो रहा है। तो दोनों की कहानी इन्होंने, हीगल ने दोनों बातें कही है। हीगल ने एब्सोल्यूट भी बोला है और ड्यूलिस्टिक भी बोला है। एब्सोल्यूट बोलने के लिए इन्होंने बोला कि इस पूरे संसार का निर्माण जो है किसने किया, ईश्वर ने, परमपिता ने कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि, अब इन्होंने लॉजिक भी दिया ईश्वर को, इन्होंने कहा कि चलो अच्छा ईश्वर से नहीं समझ में आता, मैं हटा देता हूं। इन्होंने बोला कि ये विचार जगत है, इसको हमने स्थिर माना है, ये कहीं बदलती नहीं, अपरिवर्तनशील रहती है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोल दिया है। ठीक है, दूसरा बोला कि ड्यूलिस्टिक क्यों, ड्यूलिस्टिक इसलिए बोला क्योंकि आत्मा और पदार्थ दोनों की सत्ता यहाँ पर स्वीकार करते हैं और इसको बनाने वाला मात्र एक है।
और कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसको जो है ड्यूलिस्टिक बोल दिया गया है। तो दोनों की वजह से यहाँ पे क्लियर हो रहा है पॉइंट सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपके सामने, जितने फॉर्म्स पढ़े फॉर्म से हम लोगों को समझ में आ गया कि एक बात ये कि मन, आत्मा और ईश्वर, इन तीनों की बातों को ही मान रहे हैं ना। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कहानी बताया है। अब यहाँ पर मैचिंग को आएगा तो मैचिंग में आपको इसके लाइन आएंगे या तो इनके कोटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके कोटेशंस को पूरे सही अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? सर प्लेटोनिक को ही नैतिकवाद बोलेंगे ना? हाँ, नैतिक आदर्शवाद। नैतिक आदर्शवाद, ठीक है, नैतिक आदर्शवाद बोलेंगे। क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ तक? जी। तो यहाँ पर इनके मेटाफिजिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने बातें कर ली। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। हाँ बोले सर, वो सत्यम शिवम सुंदरम उसको बताएंगे इसके अंदर। जब शाम की क्लास होगी तो शाम में वो चीजें भी आपके सामने लेकर आएंगे ना, सत्यम शिवम और सुंदरम की बात करेंगे। क्लियर? जी सर। जी चलिए ठीक है। चलिए आप लोग अब तैयार हुई, कॉलेज जाइए, हम भी तैयार होते ना। ठीक, जी सर। ओके, गुड डे सभी को, जय हिंद।